हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKICC क्लासेस। और हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो हमने कुछ ही की थी और आधी हमने आज करनी है। लेकिन उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस अभी दोनों अवेलेबल हैं। सुपर मानसून ऑफर चल रहा है, इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं। येस, हाँ, 40% डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। लिमिटेड सीट्स हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, लिमिटेड बैचेस हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए इससे पहले कि हमारी मानसून ऑफ़र एंड हो जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सबसे पहले हम रिव्यू ले लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, हमने देखा था कि तीन तरह की स्कीम्स एक्चुअली हमने देखी थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर और स्टेट स्कीम्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या था, जो फुली फंडेड और इम्प्लीमेंट कौन करता था, यूनियन गवर्नमेंट करती थी। यूनियन गवर्नमेंट इन स्कीम्स में कौन से सब्जेक्ट्स रिलेटेड थे, जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, जो हमारे सेंट्रल सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली उन्हीं पर इम्प्लीमेंट की जाती थी। लेकिन इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या था कि ये कौन फुली फंड, इसको कौन करता है, इसको फुली फंड कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने देखी कि उसमें अलग अलग तरह की रेशो थी। पहले तो सबसे पहले कि उनमें कंट्रीब्यूशन किसकी रहती थी, यूनियन गवर्नमेंट की भी रहती थी और स्टेट गवर्नमेंट की भी रहती थी। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करता था, इम्प्लीमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती थी। इनका फंडिंग पैटर्न भी डिफरेंट रहता था, हर जगह डिफरेंट रहता है। जैसे कई स्कीम्स में 50:50 रहता था, कहीं 75:25 रहता था। नॉर्दर्न, ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में इसका क्या था, 90:10 था, यानी 90 जो है वो सेंटर देती है और 10 जो है वो स्टेट देती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें हमने देखा कि किसका रहता है, सेंटर का रहता है। फिर स्टेट स्कीम्स थी। स्टेट स्कीम्स में क्या था, ये स्कीम्स कौन इंप्लीमेंट करता है और फंड कौन करता है, इनको फंड भी और इम्प्लीमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में मैंने आपको बताया था सोशल इंक्लूजन और सोशल प्रोटेक्शन के लिए प्रायोरिटी फंडिंग है इस स्कीम में। ठीक है, मनरेगा की एग्जांपल ली थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कोर स्कीम्स क्या हैं, ये डेवलपमेंटल है नेचर में, सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। स्टेट्स इसमें 40% कंट्रीब्यूट कर रही हैं और सेंटर जो है वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें हमने एग्जांपल देखी थी आयुष्मान भारत की और स्वच्छ भारत की। ऑप्शनल स्कीम्स, ऑप्शनल क्या है, स्टेट्स के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए ऑप्शनल है। 50% ऑफ द कॉस्ट जो है वो स्टेट बेयर करती है। ठीक है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और मैं सिर्फ आपको, मेरा मोटिव ये दोबारा पढ़ने का ये है कि सो दैट यू कैन रिवाइज इट। तो जब हम आगे आज पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स में भी हम आगे स्कीम्स में यूज़ करेंगे, तो आपको एक हल्का सा रिवाइंड हो जाए कि हमने आज भी ये स्कीम्स पढ़नी है और आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा एंड यू विल गेट दैट इन योर माइंड इमीडिएटली। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एडिशनल टर्म्स कुछ पढ़ी थी, जैसे कि मिशन मोड, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला। हमने देखा था मिशन मोड स्कीम्स कौन सी होती हैं, जिनमें स्पेसिफिक डेडलाइंस मेंशन है। उसमें हमने देखा था जैसे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, उसके लिए। नेक्स्ट हमने देखी थी फ्लैगशिप स्कीम्स कौन सी होती हैं, जिसमें हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन होती है, जैसे सबसे ज़्यादा फंड जिसको दिए जाते हैं, दैट इज़ टर्म टू बी नो एज फ्लैगशिप स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम हमने देखी। अम्ब्रेला स्कीम में क्या था कि स्मॉलर स्कीम्स जो हैं वो सब जुड़कर एक बिगर स्कीम के अंदर जुड़ जाती हैं, जैसे हमने उसकी एग्जांपल देखी थी समग्र शिक्षा अभियान। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंस स्कीम। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्कीम को दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्ज कर जाते हैं ताकि हम दूसरे के बेनिफिट्स ले सकें। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे। हमने कहा था हम सेक्टर वाइज पढ़ेंगे हमारी स्कीम्स को, तो हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था हमारा सेक्टर क्या था, एजुकेशन में एजुकेशन सेक्टर पढ़ लिया था हमने, हेल्थ सेक्टर पढ़ लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया था। अब हमारे रहते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमने देखा था एजुकेशन में क्या था, MHRD थी। MHRD को अब क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान MHRD का नाम चेंज करके MOE रख दिया गया था। समग्र शिक्षा अभियान है, इसने छोटी छोटी स्कीम्स को अपने अंदर सब्स्यूम कर दिया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम थी, अम्ब्रेला स्कीम भी है। तो इसमें कौन सी स्कीम्स हमने देखी थी, हमने स्कूल लेवल पर देखी थी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन। हायर एजुकेशन लेवल पर हमने देखी थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नीट, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन, हेफा। ठीक है, हमने देखा था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो एक ग्रांट है, लेकिन जो हमारा हेफा है ये क्या है, एक लोन है। ये किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, लेकिन ये वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, लेकिन हेफा जो है ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है और ये लोन होता है। ठीक है, फिर हमने हेल्थ में पढ़ा था, हमने कहा था आयुष्मान भारत के बारे में बात की थी।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करती है, हमने ये भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें PMJ PHC, ठीक है। फिर हमने देखा था ईयरली कवर कितना होता है, 5 लाख का होता है। सेंसस के बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब PHC अपग्रेडेशन है। फिर हमने पढ़ी थी PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, दिस इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें क्या था कि हमें 22 न्यू एम्स सेटअप करने थे, अपग्रेड करने थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या थी हमारी स्कीम, पहली स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी, ये एक स्कीम है, यू कैन हाईलाइट दैट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो भी स्टार्टअप करता है उसको 3 साल के लिए पहले एग्जेम्पशन दी जाती है। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक बाइंडिंग है इंसॉल्वेंसी के केस में, ठीक है। 2016 में ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में क्या है, पहली स्कीम है, दिस इज़ अ स्कीम PM किसान योजना, दिस इज़ अ स्कीम एक्चुअली, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कहाँ पर स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी गोरखपुर में, जो कि UP में है, ठीक है। गोरखपुर में स्टार्ट की थी, और कौन से ईयर में स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की गई थी 2019 में, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसमें क्या होता है कि 6,000 की एक डायरेक्ट पेमेंट जो है पर ईयर आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दी जाएगी, ठीक है। हर साल 6,000 जो है आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दी जाएगी, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी 2-2 हज़ार की, साल में 3 बार यानी, ठीक है। तो ये कितने दी जाएगी, 6,000 रुपये आपको पर ईयर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। किसके लिए है, सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फैमिली कलेक्टिवली, जिनके पास मैक्सिमम कितनी लैंड होगी, किन फैमिलीज़ के लिए, जिनके पास मैक्सिमम कितनी लैंड होगी, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होगी, ठीक है। 2 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वो भी कौन सी, कल्टिवेबल, नॉन कल्टिवेबल लैंड होगी, उनको दिया जाएगा। तो PM किसान योजना में क्या है कि इसमें डायरेक्ट पेमेंट दी जाती है 6,000 की, कितने, 1 साल के लिए ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। पर ईयर हर साल 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी 6,000 रुपये की, ठीक है। और किनको दी जाएंगी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होगी। नेक्स्ट है, इसी में हमारा एग्रीकल्चर में PM किसान पेंशन योजना, ठीक है। PM किसान पेंशन योजना क्या है, इसमें क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जिनके पास 3,000 रुपीज़ फिक्स्ड पेंशन होगी, ठीक है। उनके पास क्या होगी, 3,000 फिक्स पेंशन उनको दी जाएगी। तो इसको पेंशन को लेने के लिए पहले उनको क्या करते हैं, एलिजिबल फार्मर्स को क्या करना है, वॉलंटरी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए एज क्या है कि 18 to 40 ईयर्स के बीच में जो भी फार्मर्स हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो 60 की एज पहुँच जाएंगे, उसके बाद उनको 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाएगा एज अ पेंशन, फिक्स्ड पेंशन जो होगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यूज़ करूँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बट ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते कौन से हैं। नाउ मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगी। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टर्म बहुत जगह यूज़ होती है, तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ, आप लोगों को ये याद रखना है। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, कल्टिवेबल लैंड, ठीक है। 2 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। 2 हेक्टेयर मीन्स कितना, 5 एकड़ के बराबर। जिन फार्मर्स के पास 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है, कल्टिवेबल लैंड, वो होते हैं स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। वो कौन से होते हैं, स्मॉल फार्मर्स। नाउ हम बात करेंगे मार्जिनल फार्मर्स की। मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है, 1 हेक्टेयर से कम कल्टिवेबल लैंड होती है। तो 1 हेक्टेयर कितना हो गया, 2.5 एकर्स, ठीक है, 2.5 एकर्स। तो 2.5 एकड़ से कम लैंड होती है जिनके पास कल्टिवेबल, उनको बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स। नाउ डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो आपने ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर में हमने 2 स्कीम्स पढ़ी थी, PM किसान योजना, जिसको PM किसान सम्मान निधि योजना भी बोला जाता है, और दूसरी स्कीम हमने कौन सी पढ़ी, PM किसान पेंशन योजना, ठीक है। उसमें क्या था, PM किसान योजना में क्या था, 6,000 की इंस्टॉलमेंट दी जाती थी पर ईयर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। लेकिन PM किसान योजना में क्या है कि आपको पहले कंट्रीब्यूशन करनी है, उसके बाद आपको 3,000 की मैक्सिमम जो है फिक्स पेंशन मिलेगी, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्टर। आई होप ये ऊपर जितनी भी हमने स्कीम्स पढ़ी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
अब हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें है पीएम ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या है, पीएम ग्राम सड़क योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको हम प्राइम मिनिस्टर्स विलेज रोड स्कीम भी बोलते हैं। इसको हम प्राइम मिनिस्टर्स विलेज रोड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जी का मतलब ये एक नेशन प्लान है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2000 में ये स्टार्ट हुई थी, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी चाहिए विद नेसेसरी कल्वर्ट्स एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, मतलब टनल्स एंड ऑल, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए जो कि पूरे साल ऑपरेबल रहे, ठीक है, ऑपरेटेबल रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि एलिजिबल कनेक्टेड हैबिटेशंस किसको देनी है इन्होंने, जिस पॉपुलेशन जहाँ पर जिस जगह पर अगर प्लेन एरिया की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग रहते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये दी जाएगी। जो हमारे अनकनेक्टेड विलेजेस हैं उनके लिए कुछ बड़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जो हमारी कनेक्टेड नहीं होती हैबिटेशंस के साथ, तो उसमें क्या है कि 500 पर्सन्स के लिए वहाँ पर हैबिटेशन कलेक्ट की जाएगी। मतलब अगर एक प्लेन एरिया को कंसीडर किया गया तो उसमें अगर 500 की पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर ये कनेक्टिविटी दी जाएगी। और उन अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को दिया जाएगा जहाँ पर हिली और ट्राइबल एरियाज़ होंगे और वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होगी, 250% या उससे ऊपर होगी, तो वहाँ पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हैबिटेशन यानी नेशन वाइड प्लान है, वहाँ पर गुड वेदर कनेक्टिविटी रहेगी ताकि जो अनकनेक्टेड विलेजेस हैं वो कनेक्टेड रहें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना क्या होती है, ये किसके अंडर है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी फुली फंडेड, इसको कौन कर रहा है, सेंटर कर रही है। वुमेन की हेल्थ डिटोरेट नहीं हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, क्लीन कुकिंग फ्यूल एलपीजी गैस प्रोवाइड की है। तो उज्ज्वला योजना के अंदर क्या है, कुकिंग फ्यूल एलपीजी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है, सौभाग्य योजना है ऑल्सो कॉल्ड पीएम सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइड करना। जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, रूरल या फिर अर्बन एरियाज़ जहाँ पर भी, तो इस स्कीम का क्या काम है, ये वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज़ पीएम आवास योजना, ठीक है। इसके एम क्या है, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज़। एक पक्का हाउस प्रोवाइड करना है जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हो, ज़रूरत की बेसिक चीज़ें हों, जैसे कि सारे हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स जो कि कच्चा में भी रहते हों 2022 के ख़त्म होने से पहले इनको क्या करना है, इनको ये सारी स्कीम्स ये बेसिक एमिनिटीज़ जो भी एक घर के लिए चाहिए होती है उनको दे देनी। आवास मीन्स व्हाट, आवास इज़ लाइक स्टेइंग प्लेस, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं। तो आवास क्या हुआ, घर ही हुआ एक तरह का, ठीक है। तो ये पीएम आवास योजना क्या है, ये ही डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। डीबीटी स्कीम में इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसमें यानी कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाता है। इसको कन्वर्ज किया है किसके साथ, स्वच्छ भारत और मनरेगा स्कीम के साथ। देखो हमने ऊपर टर्म पढ़ी थी, एडिशनल टर्म में कन्वर्जेंस की, एक स्कीम को दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्ज किया जाता है ताकि एक स्कीम की यूज़ करके दूसरी स्कीम के बेनिफिट्स लिए जा सकें। तो इसमें भी क्या, पीएम आवास योजना में इन्होंने स्वच्छ भारत को भी यूज़ किया और मनरेगा वर्कर्स को भी यूज़ किया है ताकि ये क्या कर लें, इस स्कीम के बेनिफिट्स ले लें, ठीक है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस भी है और वेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं हाउसेस बनाने के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में पहली स्कीम है भारतीय पोषण कृषि कोष। ये एक स्कीम है, ये एक स्कीम है जिसका आप यहाँ इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये एक स्कीम है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। किसके साथ मिलकर की है, अलॉन्ग विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में भारतीय पोषण कृषि कोष को नवंबर 2019 में दिल्ली में अनाउंस किया था, इसको लॉन्च किया था वहाँ पर। और इस स्कीम के क्या हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट करनी ऑफ अ फूड एटलस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ फूड एटलस। और दूसरा इसमें क्या है कि प्रॉमिसिंग प्रैक्टिसेस की डॉक्यूमेंटेशन करनी है जन आंदोलन के लिए, पोषण अभियान के लिए। तो पोषण अभियान क्या है इसमें,
मतलब जो अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, उनको चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, उनको बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम डेवलप की गई थी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का मिशन ये था कि ये क्या करना चाहते थे, ये टारगेट करके स्पेसिफिकली, मैंने आपको बोला था मिशन मोड टारगेट्स होते हैं, तो इस स्कीम के भी वैसे ही कुछ टारगेट थे कि ये क्या करते थे, इन्होंने रिडक्शन करनी थी किसकी, स्टंटिंग की, अंडर न्यूट्रिशन की, एनीमिया, लो बर्थ वेट बेबीज़, मतलब जो ऐसे बेबीज़ होते हैं उनके लिए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था। उसके लिए अक्रॉस इन्होंने 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं, 182 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उनको रिपोजिटरी बनाया मीन्स मतलब ऐसे स्टोर हाउस बनाया कि वहाँ पर ये अपना क्रॉप्स जो हैं वो स्टोर कर सकें। और इसका टारगेट क्या था कि इन्होंने रिडक्शन करनी थी स्टंटिंग की, अंडर न्यूट्रिशन बच्चे जो हैं, एनीमिक बच्चे जो हैं, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, उनकी रिडक्शन हो सके और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सके। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, आई एम यूजिंग द टर्म स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होती है? देखो, स्टंटिंग यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। स्टंटिंग क्या होती है? जब एक इंसान की लो हाइट होती है, ठीक है, लो हाइट फॉर एज, मतलब उसकी एज ज़्यादा है लेकिन हाइट कम है, तो मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, इसी वजह से लो हाइट है, किसके अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज जितनी एज है उसके हिसाब से हाइट नहीं है, तो उसको बोला जाता है स्टंटिंग, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पर होती है, उसको बोला जाता है वेस्टिंग, ठीक है, उसको बोला जाता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होती है? वेस्टिंग होती है लो वेट फॉर हाइट। स्टंटिंग क्या थी? लो हाइट फॉर एज, यानी कि कम हाइट अकॉर्डिंग टू एज। और वेस्टिंग क्या है? लो वेट फॉर हाइट, यानी कि आपका वेट कम है आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपका वेट कम है। तो ये थी दो टर्म्स, और इस स्कीम का टारगेट ही क्या था कि इन सब चीज़ों की रिडक्शन करनी है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसमें क्या है? कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्रेग्नेंट वुमेन को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। जब DBT आ गया तो मतलब बैंक अकाउंट में ही डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो अपने जितने भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको पूरा कर सकें। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, कैश बेनिफिट कितने का? 5,000 का 3 इंस्टॉलमेंट्स पे। लेकिन वो 3 इंस्टॉलमेंट्स कब मिलेंगे? जब कुछ जो कंडीशंस उन्होंने रखे वो उनको फुलफ़िल कर लें, ठीक है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि पहले क्या है कि जब से एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करानी है दैट शी हैज़ बीन प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर उसने ऐसा करा लिया तो उसको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीनेटल चेकअप्स कराते रहने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको अपने चेकअप्स करवाते रहने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? रजिस्ट्रेशन करानी है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब पहला साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करानी है उसके बाद, एंड द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है पहला साइकिल वैक्सीनेशन का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा इनको? उसके बाद इनको अपनी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, ठीक है। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, जो इस स्कीम के बेनिफिशरीज़ हैं, यानी जिन्होंने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराई होगी, एंटीनेटल चेकअप कराए होंगे और उन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा, तो उनको क्या होगा? कैश इंसेंटिव। इस जननी सुरक्षा योजना एक और स्कीम है जो इसके साथ मर्ज की गई है, जननी सुरक्षा योजना, उसका भी 1,000 रुपया मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज जिन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितने पैसे में दिए जाएंगे? 6,000, सो दैट दे कैन fulfill their nutritional needs during pregnancy and lactating time, right? तो इसके साथ हमारी स्कीम्स यहाँ पर एंड हुई। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से इन द एंड कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोर्स एनरोल कीजिए, इससे पहले कि सीट्स ख़त्म हो जाएं और मॉनसून ऑफ़र भी ख़त्म हो जाए और आपको 40% डिस्काउंट भी ना मिले, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी JKICC क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।